नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है गुणारोपण, और साथ ही साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि गुणारोपण के आंतरिक एवं बाह्य कारक क्या होते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ये टॉपिक आपका क्या है, MA सेकेंड ईयर 3 सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर फर्स्ट का नाम है एडवांस सोशल साइकोलॉजी। इसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड का टॉपिक है। तो गुणारोपण, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? तो इसको आप समझिए कि देखिए गुणारोपण क्या है, एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया इसलिए है कि क्योंकि संज्ञान में 3 बातें हमेशा समाहित होती है: प्रत्यक्षीकरण, अवधान, स्मृति। तो इसमें क्या होता है, हम पहले किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, फिर वह किसी व्यक्ति के व्यवहारों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं, फिर वह व्यक्ति व्यवहार क्यों कर रहा है, उसके पीछे छिपे कारण क्या है, उसके बारे में अनुमान लगाते हैं, और इसी को हम गुणारोपण करते हैं। देखिए, व्यक्ति का स्वभाव ये होता है कि जब वो किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण कर रहा होता है तो मात्र वो इतनी जानकारी से संतुष्ट नहीं होता है कि व्यक्ति अमुक व्यवहार कर रहा है, बल्कि वो यह भी जानना चाहता है कि व्यक्ति ये व्यवहार क्यों कर रहा है और इस व्यवहार की उत्पत्ति के स्रोत क्या हैं। तो इसके इसी तरह से जब व्यक्ति किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करके व्यवहार के पीछे जो छिपे कारण है उसका अनुमान लगाता है तो उसको गुणारोपण कहते हैं। एकदम सिंपल हमने यहाँ पे अर्थ बताया। इसमें व्यक्ति द्वारा किए गए किसी विशेष व्यवहार के पीछे छिपे कारणों का अनुमान लगाता है। जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी व्यक्ति को देखें, रोड के किनारे वो घूम रहा है, ठीक है, रोड के किनारे घूम रहा है और फटा चीता कपड़ा पहना हुआ है, गंदा कपड़ा पहना हुआ है, ठीक। तो आप जो उसके वेशभूषा को देखकर आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये व्यक्ति पागल हो गया। लेकिन आप जो है जब ये अंदाज़ा लगाए कि व्यक्ति पागल क्यों हुआ है, पागल होने के कारण क्या है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गुणारोपण कहते हैं। आगे हम एक डिटेल में एग्जांपल लिए हैं, अच्छे से आपको समझा देंगे, क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा। तो कुछ दो परिभाषा लिया है, परिभाषा के माध्यम से और भी ज़्यादा स्पष्ट आपको हो जाएगा कि गुणारोपण किसे कहते हैं। देखिए, फेल्डमैन 1985 कहते हैं कि दूसरे लोगों के अपना से अपने का व्यवहार नहीं, दूसरे लोगों के व्यवहार के कारणों को समझना तो उसके बारे में निर्णय लेना ही गुणारोपण कहलाता है, ठीक है। जो दूसरा व्यक्ति है उसके व्यवहार के कारण को समझ लेना तथा उसके बारे में एक निश्चित निर्णय लेना कि ये व्यक्ति क्या है, क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, व्यवहार करने के पीछे कारण क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, गुणारोपण, अकॉर्डिंग टू फेल्डमैन 1985। आगे बात करते हैं। बेरोन तथा बर्न 1987 कहते हैं गुणारोपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग दूसरों के व्यवहारों के कारणों का निर्धारण करते हैं, ठीक है, तथा उनके अस्थायी सुगुणों एवं चित्तवृत्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक। बेरोन तथा बर्न कहते हैं कि गुणारोपण एक प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम दूसरों के व्यवहार, जो दूसरा व्यक्ति मान लीजिए कोई व्यवहार कर रहा है तो उसके कारण का निर्धारण करते हैं। निर्धारण करने के बाद क्या है, उसके जो शील गुण है यानी उसका विशेष गुण है और उसका स्वभाव क्या है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें। जैसे कहीं हम जा रहे हैं तो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, इसका अनुमान लगाएंगे। साथ ही साथ हम ये भी निर्णय करेंगे कि उनकी ऐसी प्रवृत्ति है या वो आक्रामक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति है, तो ये निश्चित निर्णय में पहुँचेंगे ना, तो इसी को हम गुणारोपण कहेंगे। अब चलिए, ये गुणारोपण को कारणता का प्रत्यक्षण के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब व्यक्ति किसी के व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है तो उस व्यवहार के पीछे छिपे कारणों का पता लगाता है, इसलिए इसको कारणता का प्रत्यक्षीकरण के नाम से भी जाना जाता है। अब एक एग्जाम्पल लिया है हमने, एग्जाम्पल इसको आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, आप गुणारोपण क्या होता है उसको आप एकदम आसानी से पता लग जाएगा। अगर गुणारोपण भी देखेंगे तो गुण का आरोपण, ठीक है, गुण का अनुमान लगाना, गुण को निर्धारित करना, इसी को क्या कहते हैं, गुणारोपण, ठीक। देखिए, हमने लिया है कि मान लिया जाए कि कोई महिला है जो फटे चीते गंदे कपड़े पहने हुए
अब भूकंप में उसका घर गिर गया है, उसके मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता मांगती है। मान लीजिए हमारे घर, ठीक है, हम अपने घर में हैं और बाहर कोई दरवाजे पर महिला आई और महिला क्या है, वो एकदम फटा चिटा गंदा कपड़ा पहनी हुई है और वो कह रही है कि ए भैया भूकंप आया था, उसमें क्या है हमारा मकान गिर गया है, थोड़ा आप मदद कर देते हैं तो हम मकान की मरम्मत करवा देते हैं। ठीक, तो आप उस व्यक्ति के व्यवहार को आपने देखा, ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार को देखा कि मान लीजिए कि ये व्यक्ति क्या है, हो सकता है इसको ज़रूरत हो, लेकिन आप व्यवहार देख रहे हैं, व्यवहार के कारण भी पता लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? 2 अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है कि ये व्यक्ति वास्तव में गरीब हो, जिससे क्या है उसकी ये स्थिति होगी, सही में इसका जो करा है सही करा है, इसका घर गिर गया हो, कुछ मदद कर देते हैं। फिर दूसरा आप लगाएंगे कि आजकल तो ये धंधा हो गया, सभी जो है किसी और का नाम लेकर, किसी और नाम लेके कोई बहाना करके बस पैसा कमाने का ये जरिया बन गया है। तो इसी को क्या कहेंगे? गुणारोपण कहेंगे। गुण का आरोपण करना, गुण को निर्धारित करना, गुणों के बारे में अनुमान लगाना। कैसे? व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करके, इसी को हम गुणारोपण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, गुणारोपण के आंतरिक तथा बाह्य कारक। अब गुणारोपण को निर्धारित करने में आंतरिक कारकों की कितनी भूमिका हो रहती है और बाहरी कारकों की कितनी भूमिका रहती है, इसको देखते हैं। ये गुणारोपण की प्रक्रिया समांतर 2 कारकों के रूप में समझने की कोशिश की गई है। सबसे पहला है आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर्स। इससे तात्पर्य क्या है? वैसे कारकों से होता है जो लक्षित व्यक्ति, टारगेट पर्सन, जिसके व्यवहारों का कारण प्रत्यक्षकर्ता ढूंढता है, में निहित होता है। इसमें मूल रूप से लक्षित व्यक्ति के योग्यता, शील गुण आदि से संबंधित कारक होते हैं। कहने की यह तात्पर्य है कि आंतरिक कारक से तात्पर्य उन कारकों से होता है जो लक्षित व्यक्ति के अंदर ही निहित होते हैं या उसमें ही निहित होते हैं। अब लक्षित व्यक्ति, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, तो आंतरिक कारक में क्या हो जाएगा कि उसी व्यक्ति की गलती कारण या उसी व्यक्ति के दोष के कारण उसका वो ऐसा हालत हो गया है, तो ये आंतरिक कारक होगा। अभी एग्जाम्पल भी आगे देंगे, आपको दोनों समझ में आ जाएगा। बाह्य कारक क्या है? बाह्य कारक से तात्पर्य वैसे कारक से होता है जो मूलतः वातावरण के कारकों से संबंधित है, यानी कि लक्षित व्यक्ति में ये कारक निहित नहीं होते, बल्कि लक्षित व्यक्ति के आसपास जो वातावरण होते हैं उनमें वो निहित होते हैं और उसी के रूप में लक्षित व्यक्ति के व्यवहारों के कारणों की व्याख्या की जाती है। अब चलिए दोनों का एग्जाम्पल एक ही साथ समझ लीजिए आप। उदाहरण, मान लीजिए कि किसी कर्मचारी को नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है, तो इस निलंबन का कारण क्या है? 2 कारण हो सकता है, 2 कारण व्यक्ति अनुमान लगा सकता है। पहला, इस निलंबन कारण या तो कर्मचारी में, जिसको हम आंतरिक कारक बोलेंगे, अथवा उसके बाहर, यानी कि इसको बाह्य कारण बोलेंगे, दोनों में हो सकता है। अब किसी व्यक्ति को कंपनी से बॉस उसका निकाल देता है, तो सबसे पहले इसमें 2 प्रकार के कारण हो सकते हैं। क्यों निकाला? 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण अनुमान व्यक्ति लगाता है कि हो सकता है कि जो कर्मचारी हो, क्या है, उसमें ही कोई कमी हो या कोई गलती किया हो, इससे वो निकाल देते, तो ये आंतरिक कारक होगा। इसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है उसको बुरी लत हो और वो अच्छे से काम न करता हो, काम पे लेट आता हो और उसके बाद सबसे रूडली व्यवहार करता हो, तो उसमें ये आंतरिक है। बाह्य कारक में जहाँ वो काम कर रहा है उसका बॉस जो है बस उससे सख्त बहुत है और वो अपने नौकरी से खुश नहीं है, और उसके बाद उसका जो कंपेनियन है, साथ अगल बगल लोग रहते हैं, वो भी सही नहीं है, माहौल सही नहीं है, तो ये क्या है? बाह्य कारक होगा। इसी को बोलेंगे हम गुणारोपण। बस आज का क्लास यही तक, एकदम सिंपल था। गुणारोपण क्या होता है, इसके आंतरिक और बाह्य कारक क्या होते हैं, आगे क्लास में हम गुणारोपण का सिद्धांत समझाएंगे आपको, जो केली के द्वारा दिया गया था। तो वीडियो यही तक। वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को जरूर से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन मित्रों के साथ जो साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।